आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम प्राचीन भारत के एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो सिर्फ तारीखों और राजा महाराजाओं की रटी रटाई कहानी से बहुत अलग है। मतलब हम अक्सर इतिहास को सिर्फ महलों की ऊंची दीवारों के नजरिए से ही देखते हैं ना, लेकिन आज हम उन दीवारों को लांघकर सीधे आम सड़कों तक पहुंचेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चर्चा में गोता लगाते हैं और प्राचीन भारत की असली धड़कन को महसूस करते हैं। अब शुरुआत में ही एक बड़ा दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है। जरा सोचिए, जब राजाओं ने अपने ही मंत्रियों से अपनी तारीफों के पुल बंधवाए और अपना इतिहास खुद लिखवाया, तो फिर हम सच्चाई कैसे जानें? एक तरफ तो राजाओं का वो बड़ा चढ़ाकर किया गया प्रचार है और दूसरी तरफ विदेशी यात्रियों और आम जनता द्वारा देखी गई जमीनी हकीकत। और मजेदार बात यह है कि इन दोनों के बीच के टकराव से ही हमारा असली इतिहास निखरकर सामने आता है। यही आज के इस एक्सप्लेनर का मेन फोकस भी है। तो आज के हमारे इस सफर का रोड मैप कुछ ऐसा दिखने वाला है। पहले हम बात करेंगे नए साम्राज्यों का निर्माण, फिर व्यापार और सिल्क रूट, उसके बाद तीर्थयात्री, भिक्षु और भक्ति, फिर सत्ता और प्रशासन, और सबसे आखिर में आम नागरिक की जिंदगी की जमीनी हकीकत। तो चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, नए साम्राज्यों का निर्माण, प्रशस्तियों का युग। देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य जैसी बड़ी ताकतों ने अपना दबदबा कैसे बनाया। अच्छा, एक दिलचस्प बात बताता हूं। समुद्रगुप्त जैसे महान राजाओं के बारे में हम आज जो कुछ भी जानते हैं ना, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा खुद उनके दरबारियों की लिखी हुई लंबी चौड़ी तारीफों से आता है। इन्हें प्रशस्ति कहा जाता था। प्रशस्ति यानी प्रशंसा में लिखा गया। उदाहरण के लिए इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर दरबारी कवि हरिशेन की लिखी प्रशस्ति को ही ले लीजिए। भाई, हरिशेन ने तो समुद्रगुप्त की तुलना सीधे भगवान से कर दी। उन्होंने लिखा कि राजा का शरीर सैकड़ों हथियारों, कुल्हाड़ियों और तीरों के घावों से भरा होने के बावजूद अत्यंत सुंदर दिखता है। मतलब युद्ध में राजा बुरी तरह घायल है, लेकिन दरबारी कवि उसे भी एक खूबसूरती की तरह पेश कर रहा है। लेकिन हाँ, ये तारीफ पूरी तरह से हवा हवाई भी नहीं थी। अगर समुद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार को देखें तो वो वाकई बहुत विशाल था। उन्होंने उत्तर के 9 शासकों को पूरी तरह हरा दिया और उनके राज्यों को अपने में मिला लिया। दक्षिण में भी उन्होंने 12 शासकों को हराया, लेकिन यहाँ कूटनीति देखिए। उन्हें हराने के बाद समर्पण करवाकर फिर से राज करने की इजाजत दे दी। आसपास के पड़ोसी राज्य उन्हें बकायदा टैक्स या नजराना देते थे। और तो और कुषाण, शक और यहाँ तक कि श्रीलंका जैसे दूर के शासकों ने भी उनकी अधीनता मानी। तो ये महज तलवारबाजी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी। अब जरा दक्षिण की ओर चलते हैं। वहां पल्लव और चालुक्य, ये दो सबसे पावरफुल राजवंश थे। पल्लवों का जो सेंटर था वो कांचीपुरम से लेकर कावेरी डेल्टा तक फैला था, और चालुक्यों का कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच ऐहोल में। अब दिक्कत ये थी कि ये दोनों हमेशा एक दूसरे के बॉर्डर में घुसपैठ करते रहते थे। खासकर एक दूसरे की अमीर राजधानियों पर इनका निशाना रहता था। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने उत्तर के राजा हर्षवर्धन तक को नर्मदा नदी पार करने से रोक दिया था। लेकिन लगातार चलने वाले इन आपसी युद्धों ने आखिर में दोनों ही साम्राज्यों को इतना कमजोर कर दिया कि बाद में राष्ट्रकूटों और चोलों ने बड़ी आसानी से इनकी जगह ले ली। खैर, अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, व्यापार और सिल्क रूट, आर्थिक इंजन। भाई, इतनी बड़ी सेनाओं और साम्राज्यों को चलाने के लिए पैसा चाहिए, और वो पैसा आता कहां से था? चलिए समझते हैं। ये जानकर शायद हैरानी हो कि रेशम यानी सिल्क की शुरुआत चीन में करीब 7000 साल पहले एक टॉप सीक्रेट के तौर पर हुई थी। बिल्कुल किसी फॉर्मूले की तरह इसे छिपाकर रखा गया था। अब जो व्यापारी इसे पैदल, घोड़ों या ऊंटों पर लादकर पश्चिम की ओर ले गए, उन्होंने जिस रास्ते का इस्तेमाल किया वही इतिहास में सिल्क रूट कहलाया। कुषाण जैसे पावरफुल राजाओं ने इस रास्ते के एक बड़े हिस्से पर अपना कंट्रोल कर लिया। वो व्यापारियों को लुटेरों से सुरक्षा देते थे और बदले में भारी भरकम टैक्स और नजराना वसूलते थे। यही रेशम जब रोम पहुंचता तो वहां के अमीरों के बीच ये एक अल्टीमेट लग्जरी फैशन स्टेटमेंट बन जाता था। सच कहे तो कुषाणों की अमीरी का राज यही सिल्क रूट था, और इसी दौलत के दम पर उन्होंने उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। लेकिन व्यापार के मामले में सिर्फ उत्तर भारत ही आगे नहीं था। दक्षिण भारत को रोमन साम्राज्य में मसालों के लिए, खासकर काली मिर्च के लिए जाना जाता था। रोम में काली मिर्च की इतनी भयंकर डिमांड थी कि इसे लिटरली काला सोना या ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। व्यापारी इसे बड़े बड़े जहाज़ों में भरकर रोम ले जाते और बदले में रोमन सोने के सिक्के वापस लाते थे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज भी दक्षिण भारत में खुदाई के दौरान थोक के भाव में रोमन सोने के सिक्के मिलते हैं, जो इस भारी ग्लोबल ट्रेड का सीधा सबूत हैं।
तो सामान तो दुनिया भर में घूम रहा था। लेकिन हमारा तीसरा खंड, तीर्थयात्री, भिक्षु और भक्ति, हमें बताता है कि इन व्यापारिक मार्गों से सिर्फ रेशम और मसाले ही नहीं गुजरे। इन्हीं रास्तों से विचार, धर्म और पूरी की पूरी संस्कृतियां भी एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित हुईं। अब अर्ली बुद्धिज्म यानी प्रारंभिक बौद्ध धर्म की कला पर अगर हम गौर करें तो एक दिलचस्प बात सामने आती है। शुरुआत में बुद्ध की इंसान रूपी मूर्तियां नहीं बनाई जाती थीं। उनकी मौजूदगी को सिर्फ निशानों या प्रतीकों के जरिए दिखाया जाता था, जैसे ज्ञान प्राप्ति को दर्शाने के लिए सिर्फ एक पीपल का पेड़ या एक खाली आसन बना दिया जाता था। लेकिन समय के साथ एक बहुत बड़ा बदलाव आया। कुषाणों के दौर में महायान बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। अब इतिहास में पहली बार बुद्ध की मूर्तियां बनने लगीं, खासकर मथुरा और तक्षशिला के इलाकों में। इसके साथ ही बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट भी शुरू हुआ। ये वो लोग माने गए जिन्हें ज्ञान तो मिल गया था, लेकिन निर्वाण में जाने की बजाय उन्होंने बाकी लोगों की मदद करने के लिए इसी दुनिया में रुकने का फैसला किया। मध्य एशिया और चीन में इनकी पूजा बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई। दूसरी तरफ बौद्ध धर्म का जो पुराना और पारंपरिक रूप था, जिसे थेरवाद कहते हैं, वो दक्षिण पूर्व एशिया और श्रीलंका की तरफ फैल गया। विचारों के इसी बहाव के साथ ज्ञान की तलाश में जुआनज़ैंग जैसे कई चीनी तीर्थयात्री भारत आए। उन्होंने बिहार के नालंदा महाविहार के बारे में जो लिखा है ना, वो वाकई हैरान कर देने वाला है। सोचिए, वहां एडमिशन लेना उस वक्त दुनिया की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक था। वहां का गेट कीपर ही नए छात्रों से इतने खतरनाक सवाल पूछता था कि 10 में से 7 या 8 लोग तो गेट पर ही फेल होकर लौट जाते थे। और जो अंदर जा पाते थे, वो दिन भर सख्त अनुशासन के बीच सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की गहरी चर्चा करते थे। चलिए, अब आध्यात्म और धर्म से थोड़ा बाहर निकलते हैं और अपने चौथे विषय की तरफ बढ़ते हैं, सत्ता और प्रशासन। आखिर कागजों पर मौजूद इतने बड़े साम्राज्य असल जिंदगी में काम कैसे करते थे? देखिए, राजाओं के लिए इनकम का सबसे मेन सोर्स तो जमीन पर लगने वाला टैक्स ही था। लेकिन प्रशासन का ढांचा अब पूरी तरह बदल रहा था। अब सामंतों का दौर आ गया था। ये वो शक्तिशाली लोग थे जो जरूरत पड़ने पर राजा को सेना देते थे और इसके बदले राजा उन्हें कैश में सैलरी देने के बजाय बड़ी बड़ी जमीनें दे देता था। इसके अलावा एक और बड़ा बदलाव था, प्रशासनिक पदों का वंशानुगत यानी हेरिडिटरी हो जाना। मतलब बाप के बाद बेटा उसी कुर्सी पर बैठेगा। और तो और एक ही आदमी के पास कई बड़े पद होते थे। सारी पावर बस कुछ ही लोगों के हाथों में सिमटती जा रही थी। और जैसे ही कोई राजा थोड़ा कमजोर पड़ता, ये सामंत खुद को आजाद घोषित करने में जरा भी देर नहीं लगाते थे। दक्षिण भारत के पल्लवों की बात करें तो वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा सेट था। वहां मुख्य रूप से 2 तरह की सभाएं होती थी। पहली थी सभा, जो सिर्फ ब्राह्मण जमींदारों की एक एक्सक्लूसिव असेंबली थी। ये लोग छोटी छोटी कमिटियां बनाकर गांव की सिंचाई, सड़कों और मंदिरों का काम देखते थे। और दूसरी थी उर। ये उन गांवों की आम सभा थी जहां के जमींदार ब्राह्मण नहीं होते थे। कुल मिलाकर चाहे जो भी सभा हो, असली कंट्रोल हमेशा अमीर और समाज के प्रभावशाली लोगों के हाथ में ही रहता था। और अब हम अपने 5वें और आखिरी खंड पर पहुंच गए हैं, आम नागरिक। इतिहास की किताबों में इनका जिक्र शायद सबसे कम मिलता है। इन चमचमाते सिक्कों और राजाओं की लंबी चौड़ी तारीफों के पीछे आम इंसान की असल जिंदगी कैसी चल रही थी? आम लोगों की जिंदगी की एक बहुत ही साफ झलक हमें उस समय के नाटकों में मिलती है। उदाहरण के लिए महान कवि कालिदास के नाटकों को ही देख लीजिए। उन्होंने उस दौर की सामाजिक और भाषाई खाई को बहुत ही बारीकी से दिखाया है। उनके नाटकों में हमेशा राजा और ब्राह्मण संस्कृत बोलते हुए नजर आते हैं, जबकि आम नागरिक, नौकर और महिलाएं प्राकृत भाषा में बात करते हैं। तो ये सिर्फ बोलने का तरीका नहीं था, ये समाज में आपके रुतबे का सीधा सीधा सबूत था। कालिदास के ही नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम की एक छोटी सी कहानी है जो सिस्टम के भ्रष्टाचार को बिल्कुल बेनकाब कर देती है। होता क्या है कि एक गरीब मछुआरे को मछली के पेट से एक शाही अंगूठी मिल जाती है। अब वो ईमानदारी से उसे लेकर महल जाता है, लेकिन वहां महल का द्वारपाल और पुलिस चीफ बजाय उसकी बात सुनने के सीधे उस पर चोरी का इल्जाम मढ़ देते हैं। बाद में जब राजा अंगूठी पहचान लेता है और मछुआरे को इनाम देता है, तो जानते क्या होता है? वही करप्ट पुलिस वाले उस इनाम में से अपना हिस्सा ऐंठने के लिए मछुआरे को अपने ही पैसों से उन्हें शराब पिलाने पर मजबूर करते हैं। मतलब सिस्टम की जो हालत आम आदमी के लिए आज से सदियों पहले थी, वो काफी हद तक शोषक ही थी। लेकिन इन सख्त सामाजिक नियमों और गैर बराबरी के बीच भक्ति का एक नया विचार उभर कर सामने आया, जिसने पूरी सोच ही बदल के रख दी। भक्ति मार्ग का सीधा सा संदेश था कि भगवान और भक्त के बीच न तो किसी बिचौलिए की जरूरत है और न ही किसी खास सामाजिक हैसियत की। तमिल कवि अपर की इन पंक्तियों को देखिए।
वो साफ कहते हैं कि भले ही कोई इंसान समाज की नज़रों में नीचा माना जाता हो, लेकिन अगर वो सच्चा भक्त है तो वो उनके लिए किसी देवता से कम नहीं है। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था, जिसने उस वक्त के कठोर सामाजिक बंधनों को सीधी चुनौती दी। हालांकि इन सब के बावजूद समाज की एक बहुत ही कड़वी और कठोर सच्चाई भी मौजूद थी, और इसे विदेशी यात्रियों ने बिना किसी लाग लपेट के अपने दस्तावेजों में दर्ज किया है। चीनी यात्री फाशियान ने बड़ी स्पष्टता से लिखा है कि उस वक्त समाज के ताकतवर तबकों ने आबादी के एक हिस्से को अछूत बना रखा था। उन्हें मजबूरन शहर की सीमाओं के बाहर रहना पड़ता था, और जब भी वे बाजार में आते तो उन्हें लकड़ी के एक टुकड़े को बजाते हुए चलना पड़ता था, एक आवाज करते हुए, ताकि बाकी लोग उस आवाज को सुनकर पहले ही दूर हट जाएं और गलती से उनकी परछाई भी उन पर ना पड़े। ये ऐतिहासिक विवरण उस युग की सामाजिक व्यवस्था की एक बहुत ही चुभने वाली लेकिन सच्ची तस्वीर पेश करता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? जब हम प्राचीन भारत के इतिहास को पलटते हैं तो हमारी नज़र सबसे पहले सोने के सिक्कों, विशाल साम्राज्यों और राजाओं की शान में लिखे गए बड़े बड़े पत्थरों पर जाती है। लेकिन उसी जमीन पर एक और दुनिया भी थी। भ्रष्ट सिस्टम से जूझता एक आम मछुआरा, लकड़ी बजाकर अपनी मौजूदगी की चेतावनी देने को मजबूर एक इंसान, और बिना किसी भेदभाव के सच्ची भक्ति की राह पर चलता एक आम नागरिक। तो जरा सोचिए, किसी युग का असली इतिहास आखिर बसता कहाँ है? क्या वो इतिहास राजाओं के बनवाए उन ऊंचे ऊंचे भव्य स्तंभों में है, या फिर आम लोगों और यात्रियों की उन शांत कहानियों में जो समय के शोर में कहीं दब गईं? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल सकता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।